आपके पास फ़ोन इंटरनेट का एक्सेस होने के बावजूद आपके पास तालीम का एक्सेस क्यों नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहाँ पर तालीम जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा टीचर वो किसी स्मॉल सिटी के अंदर टिकता ही नहीं है। पेरेंट्स अभी भी आपको जो है वो डिस्करेज करते हैं, भाई स्टार्टअप वाली चीज़ क्यों है। ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात की तो लोग कहते थे कि यार ऑनलाइन एजुकेशन क्यों चलनी चाहिए, वीडियोज़ हैं ना तुम्हारे पास, टॉरेंट से हम मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो इस तरह तुम्हारे कोर्स भी डाउनलोड हो जाएंगे, तुम्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं ना कि यार मैं कहीं पर जाऊँ और लोग मेरी मदद करें और लोग मुझे सपोर्ट करें, इस फीलिंग से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बेसिकली तो को फाउंडर हैं, सीईओ हैं नियर पियर्स के, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपनी बिज़नेस और इकनॉमिक्स में बेसिक एजुकेशन हासिल की और उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और लोगों के लिए कुछ ऐसे मौके फ़राहम करें जहां उनकी ज़िंदगियों में कोई वैल्यू ऐड हो सके। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और कैसे इन्होंने ये सोचा कि मैं ऑनलाइन एफएससी के मैट्रिक के बच्चों को तालीम दे सकता हूँ। फिर उस हवाले से इन्होंने अपनी पूरी टीम बिल्ड की और किस किस तरह से ये काम करें, ये सारी बातें आज इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार अली यूब साहब, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच अली फॉर हैविंग मी एट सच प्रेस्टिजियस प्लेस कासिम अली शाह फाउंडेशन। बहुत खुशी है आज यहाँ पर आने की मुझे। सर वेलकम सर। मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि आपने आगाज़ जब किया, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उसके बाद फ़ौरन आपने सोच लिया था कि मैंने कोई अपना बिज़नेस करना है, एस्टेब्लिश करना है, या आप जॉब की तरफ गए? बहुत अच्छा सवाल है अली। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत देर हो जाती है टू बी ऑनेस्ट। सही। हमने ग्रेजुएशन से पहले ही नियर पीयर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और इनफैक्ट मैं जब अपने लम्स के सेकंड ईयर में था, मैं और शाहरुख मेरा को फाउंडर है, हम लोगों ने सेकंड ईयर में ही अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। और वो बिज़नेस था गूगल के साथ मिलकर, हम लोग गूगल स्ट्रीट व्यू पाकिस्तान के अंदर बनाया करते थे। तो मेरा एक ए लेवल्स का फ्रेंड था शारिक, वो नस्ट में पढ़ रहा था, वो मैं और शाहरुख हम तीनों ने मिलकर जो है बनाया। वो इस्लामाबाद के ऑपरेशन संभालता था, मैं लाहौर के संभालता था। तो गूगल के साथ, तो गूगल उस टाइम पे नया नया पाकिस्तान में आ रहा था, तो उस टाइम पे हमने उनके साथ जो एक अपॉर्चुनिटी देखी, हमने कहा कि यार इसके ऊपर ज़रा जाते हैं। और माशाल्लाह बड़ा अर्न करने शुरू किया और फिर पता चला कि बिज़नेस के अंदर बरकत कितनी है, मज़ा कितना आता है, लर्निंग कितनी ज़्यादा आपकी होती है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के साथ पेपर भी पब्लिश किया, प्रोफेसर के साथ काम भी किया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस वगैरह भी बहुत ज़्यादा किए। लेकिन कारोबार करने का जो एक्सपीरियंस था, जितना इसने मुझे सिखाया, मेरे ख्याल से किसी और चीज़ ने सिखाया। और फिर यही वजह थी कि फिर इनके साथ गूगल के साथ तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन का अभी भी है। हमारे प्रोफेसर बहुत ज़बरदस्त हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त है, लेकिन बच्चों को अभी भी तकलीफ़ होती है पढ़ाई में। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कंपनी बनाई, उसका नाम नियर पियर रखा। बहुत ज़बरदस्त चली, बहुत हमें अप्रिसिएशन मिली। ग्रेजुएशन जब हुई तो हमने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों की नहीं, मैट्रिक, एफएससी, सीए, सीएसएस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए चले गए। तो पहले से हमें ख्याल आ गया था इसका। सर, नियर पियर्स इस वक्त करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है? और जैसे कि आपने भी बताया कि सीएसएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनकी ऑनलाइन तैयारी करवाता है, बिल्कुल ऐसे है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से पॉसिबल है कि आजकल के ज़माने में आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप बटन दबाते हैं, राइड आ जाती है, आप बटन दबाते हैं, फूड आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास फ़ोन इंटरनेट का एक्सेस होने के बावजूद आपके पास तालीम का एक्सेस क्यों नहीं होना चाहिए। तालीम का एक्सेस भी उसी तरह से पॉसिबल होना चाहिए कि आप एक बटन दबाएं, आपके सामने टीचर आ जाए, टीचर आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल होना चाहिए। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जहाँ पर तालीम जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर अभी भी अगर आप देखें तो जो मेजर सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, यहाँ पर आपके पास अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, अमेजिंग स्कूल्स हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लाहौर से बाहर चले जाएं, आप कसूर वाली साइड पे चले जाएं, आप वहाँ पर देखेंगे कि स्कूल्स का सारा सिस्टम जो है धर्म भरम है, ठीक है। अच्छा टीचर वो किसी स्मॉल सिटी के अंदर टिकता ही नहीं है। वो कहता है कि यार मैं अगर अच्छा टीचर हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी सिटी में क्यों ना मूव करूँ, जहाँ पर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्यों ना जाऊँ। तो लिया हो गया, खुजार हो गया, बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़, यहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स नहीं हैं। तो द कॉन्सेप्ट है कि अगर तो वहाँ पर किसी बच्चे के पास फ़ोन है और किसी के पास इंटरनेट है, तो
उसके पास उसी लेवल की एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए जो एक उस बच्चे के पास है जो लाहौर के अंदर या कराची के अंदर बैठा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने बोला कि यार चलो लेट स्टार्ट। फिर जब हम लोगों ने स्टार्ट करने का सोचा तो एक लॉजिकल स्ट्रीम ये बनती है कि हम लोग क्लास 5th 6th 7th से स्टार्ट करते, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने टॉप से स्टार्ट किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमें सुनने वाले लोग जो हैं वो भी हैं जो हमारे नियर पीयर को भी समझना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग हैं जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, कारोबार को समझना चाहते हैं। तो जब भी कारोबार स्टार्ट करना होता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ड्रीम बड़ा होना बड़ा लाजमी है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर बहुत इलिटरेसी है, पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, मैं उसको सॉल्व करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को बेहतरीन ममालिक के में शुमार होना देखना चाहता हूँ। लेकिन आप ये सारा कुछ डे 1 पे नहीं कर सकते, आपको बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे अगर मैं 5वीं या 6ठी के अगर कोर्सेज निकालने शुरू हो जाता तो कोई भी ना लेता। क्यों? क्योंकि जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में टोटल इंटरनेट पेनिट्रेशन 18% के अराउंड थी। 3G 4G आए हुए तकरीबन 2-3 साल हुए थे, तो मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन भी 3 थी। तो क्लास 5-6 का बच्चा मेरा कोर्स लेता ही ना, मैं बनाता रहता, वो लेता ना। मैं पैसे बना नहीं सकता था, पैसे ना बनाता तो बिज़नेस ना चलता, बिज़नेस ना चलता तो फ्लरिश ना होता। तो इसलिए हमने क्या किया कि उस टाइम पर हम उन मार्केट्स के अंदर गए जहाँ पर हमें पता था कि नीड भी है, टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट भी है, कस्टमर्स जो हैं या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अवेयरनेस भी होगी, तो हम वहाँ पर जाने शुरू हो गए। तो मतलब CA, ACCA, CSS, इंट्री टेस्ट, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने ज़बरदस्त काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर लार्जर देन द लार्जेस्ट फिजिकल एकेडमीज इन CA, CSS, इंट्री टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ के बाद हम मूविंग फॉरवर्ड FSC के अंदर जाएंगे। FSC में जा चुके हैं, लेकिन मैट्रिक में जाएंगे, फिर उसके बाद क्लास 6, 7, 8 में जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर, जब आपने ये स्टेप लिया और सोचा कि नियर पीयर्स इस तरह से काम करेगा ऑनलाइन एजुकेशन पे, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े आपको? बतौर बिजनेसमैन क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? और फिर टेक्निकल साइड पे आपने, ज़ाहिर है जब टीचर्स को हायर किया तो उनकी तरफ से भी एक हेजिटेशन होगी कि हम एक जगह पे जाके पढ़ा रहे हैं तो हम ऑनलाइन पे क्यों शिफ्ट करें? तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे थे उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे पाकिस्तान का एक ओवरऑल इकोसिस्टम, जिसके अंदर बिजनेसेस को इतना फ्लरिश किया नहीं जाता। उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स को लेकर जो है, खैर जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे तो चले थोड़ा बेहतर था। उस टाइम पे सिनेरियो, इंक्यूबेटर्स वगैरह बन गए थे, लोग थोड़ी सी बात करने शुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेरेंट्स अभी भी आपको जो है वो डिस्करेज करते हैं, भाई स्टार्टअप वाली चीज़ क्यों है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको ओवरकम करना था। अच्छा, चलें सही, उसको किसी तरह से ओवरकम कर लिया। अगला बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात की तो लोग कहते थे कि यार ऑनलाइन एजुकेशन क्यों चलनी चाहिए, वीडियोज़ है ना तुम्हारे पास, टॉरेंट से हम मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो इस तरह तुम्हारे कोर्स भी डाउनलोड हो जाएंगे, तुम्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज, चलें सही हम बिज़नेस बना तो लेंगे लेकिन लोग हमें पे कैसे करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी भी पेपैल नहीं है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की पेनिट्रेशन अभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो लोग पे हमें किस तरह से करेंगे। तो ये चैलेंज उस टाइम पे भी थे, ये चैलेंजेस आज भी हैं। इंस्ट्रक्टर्स हमारे साथ आने में बड़े घबराते थे कि यार हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं वो अगर हमारा आउट हो गया तो फिर क्या होगा। तो उस टाइम पे भी मुझे याद है माशाल्लाह कि मैं कासिम अली शाह साहब की वीडियोस जो हैं अपने टीचर्स को दिखाता था। मैं बोलता था कि यार देखो ये, और कासिम साहब ने बहुत पहले से अपनी जर्नी स्टार्ट की, हम लोग तो मेरे ख्याल से नए हैं इसके अंदर। कासिम साहब की मैं वीडियोज़ लोगों को दिखाता था कि ये देखें जी, ये रोल मॉडल हैं हम सब के लिए। इन्होंने, ये कैमरे के आगे भी आते हैं, सही है, कहने को तो ये भी 4 दीवारी के अंदर अपने आप को बंद कर सकते हैं, लेकिन ये साहब जब कैमरा के आगे आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, इनके लेक्चर्स लोग सुनते हैं, तो एक बंदा बोले कि यार कासिम साहब के तो सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे हैं, कासिम साहब को तो कोई अपने सेशन पे अब नहीं बुलाएगा, कोई इनको पे नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कासिम साहब जितना यूट्यूब पर आते हैं, जितना क्या नाम है लोगों से बातचीत करते हैं, उतनी उनकी मार्केट बनती है, उतना लोग उनको पसंद करते हैं, उतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, और उसकी वजह से उतनी उनकी फाउंडेशन जो है वो फ्लरिश करती है। तो आप टीचर्स भी अपने आप को 4 दीवारों के अंदर जो है वो बंद ना रखें, आप भी जो है बाहर निकलें। तो इस तरह से लोगों को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा काम होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया। देखिए वही वाली बात है, अल्लाह ताला जिस तरह से बोलते हैं कि भाई कोशिश तुम करो, ठीक है, उसका फल जो है वो मेरे हाथ में है। तो हमने कोशिश की, लोगों के पास गए। हाँ, ऐसा होता था 10 लोगों से बात करते थे, 2 लोग सुनते थे। फिर वही बात है कि हमने पहला कदम बढ़ाया और आस्ता आस्ता कारवां बढ़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100+ टीचर्स हैं जो नियर पीयर पे काम कर रहे हैं। सर, आपका माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है, और उस तजर्बे की रोशनी में मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है। वो ये है कि वो कौन से 2-3 ऐसे स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि वो आपकी शख्सियत में थे, जिसकी वजह से आज आप जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो टॉप ऑफ द माइंड 2 चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं। पहली चीज़ ये
कि इस चीज़ को जहन में रखना बड़ा लाजमी है कि द वर्ल्ड डज नॉट ओ यू एनीथिंग। ठीक है। ठीक है, अगर आप ये उम्मीद करते हैं ना कि यार मैं कहीं पर जाऊँ और लोग मेरी मदद करें और लोग मुझे सपोर्ट करें, इस फीलिंग से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। दुनिया में अगर आगे जाना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व अगर करना है, तो वो आपके अपने ऊपर है। आपने खुद ही जदोजहद करनी है, आपने खुद कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे दुनिया में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पहली बार जहाज़ बनाया था, ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि उनकी मदद के लिए कोई 4 लोग आ गए थे। उनके अराउंड सारे लोग यही कह रहे थे भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इस तरह से नहीं हो सकता। 400 साल उससे पहले राइट ब्रदर्स ने जब 1902 में पहला जहाज़ अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उससे 400 साल पहले से लोग जो हैं जहाज़ की एट्रेशंस बना रहे थे और फेल हो रहे थे, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। इन्होंने बोला नहीं, हम कुछ और करेंगे, हम कुछ और करेंगे, हम कुछ और करेंगे। सो एक आदत ये कि नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। कोशिश करते रहें, टकरे मारते रहें, लोगों को कन्विंस करते रहें। लोग आपकी हेल्प लेने आएंगे, आपने उनको करके ही दिखाना है। ये चीज़ जितनी जल्दी लोगों को समझ आ जाए उतना जल्दी वो आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को स्किलफुल रखना लाजमी है। ये नहीं कि यार बस मेरे पास ड्रीम है, पैशन है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। नहीं, अपना फॉर एग्जांपल जंग के लिए अगर क्या नाम है एक लश्कर जा रहा है और उनके पास तीर नहीं है, उनके पास बंदूकें नहीं है, उनके पास जो भी तोपें होती थी वो अगर नहीं है, या आदमी नहीं है, तो बोलें कि भाई हम जो है किला फतह करेंगे, तो नहीं कर सकते कभी भी। तो इसका मतलब है कि आपको स्किल्स आपको पूरे चाहिए। अब स्किल्स का मतलब क्या है, और स्किल्स के अंदर बाय द वे पास्ट में एक डेफिनेशन होती थी कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास कैपिटल होता है, जिसके पास लैंड होती है, जिसके पास मशीनरी होती है, जिसके पास लेबर होता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाते हैं, लेकिन आप खुद क्या हो, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो स्टार्ट कर सकती है सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल से मैं बड़ा फॉर्चुनेट था इस चीज़ के मामले में कि मैं जब लम्स किया था, मेरा को फाउंडर, हम लोगों की डिग्री इकोनॉमिक्स की थी बाय द वे। तो हमारे 40 कोर्स हमने लेने होते थे अपने 4 साल में। 40 में से हमने सिर्फ 12 या 13 कोर्सेज इकोनॉमिक्स के लिए होंगे, लेकिन उसके अलावा हमने जो है लॉ पढ़ा, इकबालियात पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, कंप्यूटर साइंस पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ा, बायो पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, और उसके बाद बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग के कोर्सेज भी पढ़े। तो हमने ये सारी चीज़ें जब पढ़ी, उसके बाद हमारी शख्सियत के अंदर एक वो चीज़ है कि यार लॉ के बारे में कोई चीज़ है फ़ौरन पता है, अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में है, ठीक है। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर, ये एक सीईओ, ये एक को फाउंडर, वो ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल वो बंदा बोले कि यार मैंने एक ड्रीम की है, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, और उससे आप कल को सवाल करो कि यार अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ड्रीम तो है, तुम्हारे पास ख्वाब तो है, लेकिन बताओ तुम अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाओगे। और वो बोले कि यार ये तो मुझे अभी तक नहीं पता, इसके लिए मुझे कोई बंदा हायर करना पड़ेगा। गलत। पाकिस्तान में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनकी बेसिक फाइनेंस सही नहीं होती। और बेसिक फाइनेंस सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। 10 दिन भी नहीं, शायद 5 दिन आपको लगेंगे। आपने जो आप ये देखें, एक दुकान पे बंदा बैठा हुआ, उसने तो फाइनेंस कभी नहीं पढ़ी होती, लेकिन उसको अपने दुकान के हिसाब किताब आते हैं। इतना ही हिसाब किताब आना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी, लेकिन नहीं। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हम फाइनेंस नहीं पढ़ेंगे, फाइनेंस हमसे जो है समझ नहीं आती। मतलब बेसिक हाउ नो चीज़ों की, ताकि आप सुपरवाइज कर सकें एग्जैक्टली और मॉनिटर कर सकें, एग्जैक्टली उतना आपके पास नॉलेज होना एग्जैक्टली। उस स्टेज पे जब आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते रखना, तब तक आपको खुद वो चीज़ें आनी चाहिए। जिस टाइम पे आपका बिजनेस लेवल पे पहुंचे, फिर आप लोगों को बुलाएं और बोलेंगे यार चलो आप मेरी मदद करो इस वाले काम में। तो अगर आप बेसिक ही अगर सही नहीं है तो आप उस वाले लेवल पे पहुंच ही कभी नहीं पाएंगे। तो स्किल सेट होना एंड नेवर गिव अप, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आपका जब मैं इंट्रोडक्शन भी पढ़ रहा था, मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना, आपके माइंड में और आपका एक माइंडसेट ये है कि लोगों के अंदर जो आजकल पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसको ख़त्म किया जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई 2-4 प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जो इंडिविजुअली लोग ले सकें, या एज अ ग्रुप क्या ऐसा काम करें जिससे हम बीइंग अ पाकिस्तानी अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा बाहर निकल आएँ? क्या बिज़नेस स्टार्ट करें, किस तरह से आगाज़ करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि इस सवाल का कोई बहुत आसान जवाब नहीं है। अगर आसान जवाब हो तो इसाक डार साहब और मिफ्ता साहब जो हैं वो तो हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि सवाल का जवाब निकालने, लेकिन मुश्किल है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली अ वेरी हार्ड कंट्री। गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब अगर आप पूछते हैं तो बड़ा आसान आ जाता है। ठीक है, देखें जी, हम आज से 200-250 साल पीछे चले जाते हैं और अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका क्या था? अमेरिका वॉज नथिंग। ठीक है, अमेरिका जो है उस टाइम पे ब्रिटेन वॉज एवरीथिंग। ब्रिटेन जो है वो, उसका सूरज डूबता ही नहीं था कभी उसकी रियासत के ऊपर। ठीक है, अमेरिका तो कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका इमर्ज हुआ था ख़ास तौर पे 1900 के बाद से, जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके पास आई या वर्ल्ड वॉर वगैरह स्टार्ट हुई। उससे पहले वो क्या था? उससे पहले वो चुप करके काम कर रहा था इंटरनली। किस चीज़ पे काम कर रहा था? वो अपने
एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा था, वो बिजनेसेस पे काम कर रहा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा था, वो ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा था। और ये काम किसने करके दिया अमेरिका को? ये काम करके दिए एंटरप्रेन्योर्स ने। एंटरप्रेन्योर्स एक आइडिया लेकर आते थे, गवर्नमेंट और कंट्री उनको एक राइट इन्वायरमेंट देता था और वहाँ पर वो कोशिश करते थे कुछ करें। तो वहाँ पर वेंडरबिल्ट साहब आए, उन्होंने स्टील, रेलवे इस पे काम करना। कार्नेगी साहब आए, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना शुरू की। जेपी मॉर्गन आए, उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। ये लोग आए, एंटरप्रेन्योरशिप की उन्होंने बेस रखी, उसके ऊपर उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, 2 से 4, 4 से 8, सही है। तो इस तरह से कोशिश की और करते गए। यहाँ पर मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की, कि देखें जब उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया तो ऐसा तो नहीं था कि उनके पास डे 1 के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो लश्कर आ गया जिन्होंने बोला कि हम इस्लाम कबूल करें। पहले 10 साल उनके कितने मुश्किल थे। 10 साल उन्होंने प्रीचिंग की, कोशिश की। पहले कुछ साल तो सिर्फ उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स वो थे जिन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन आस्ता आस्ता करते करते इस टाइम पे इस्लाम माशाल्लाह दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रिलीजन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में कोशिश है। हम लोगों ने सिर्फ एक इनिशिएटिव लेना है। हमने क्या करना है इंडिविजुअल लेवल पर, हमने अपने अराउंड देखना है एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम। जैसा मैंने देखा कि एजुकेशन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि यार इस एजुकेशन के प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। मैंने कैसे सॉल्व करना है? करेंगे, बड़ा काम करेंगे, लेकिन इस टाइम पे क्या मैं अपने पर्सनली मैं कुछ कर सकता हूँ? मैंने देखा कि भाई हाँ, ये कुछ बच्चे हैं, इनको मैं MCAT पढ़ा सकता हूँ और MCAT के अंदर भी MCAT की अंग्रेज़ी पढ़ा सकता हूँ। मैंने MCAT की अंग्रेज़ी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक फेसबुक का ग्रुप बनाया, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट अपने हाथों से, बड़ी बेसिक सी है, मैं इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस की बेसिक पता थी तो एक छोटी सी वेबसाइट मैंने सेट कर दी। तो थोड़े से पैसे आना शुरू हुए तो मैंने सरमायाकार इन्वेस्टर को जाकर दिखाया कि देखो जी, मैंने ये काम किया है, मेरा खर्चा जो है इसके अंदर जो है 10,000 रुपये है और देखिए मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए है। तो इसका मतलब है कि आप जब मुझे 1 करोड़ रुपये देंगे तो मैं इसमें से जो है मिसाल के तौर पे 10 करोड़ रुपये निकाल कर आपको दिखा दूंगा। तो सरमायाकार ने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, उसने मुझे अपना 1.5 करोड़ रुपये दे दिया। ये 2017 की बात है। मैंने उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करके मैं क्या नाम है एक रेवेन्यू लेवल पर गया, फिर और सरमायाकार को पकड़ा, फिर और ऊपर गया। तो द पॉइंट इज़ के स्टार्ट तो मैंने इंडिविजुअली अकेले किया था। ठीक है। सो सब लोगों को यही दावत है मेरी कि यार आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट। इट विल बी चैलेंजिंग इन द स्टार्ट, जिस तरह सब लोग देखते हैं, लेकिन आस्ता यू विल सी कि आप लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ। एक बंदा तुम आ जाओ, तुम इसमें हेल्प करो, तुम इसमें हेल्प करो। इस टाइम पे मेरा को फाउंडर शाहरुख, हमारी कंपनी में इस टाइम पे 100+ एम्प्लॉयज़ हैं। 100+ एम्प्लॉयज़ में से 30 लोग मानसरा के हैं। मानसरा शाहरुख का गाँव, ठीक है, जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, रहता था जहाँ पर। तो उस वाली जगह पे भी जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी नहीं, फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप की वजह से आज शाहरुख वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो हर बंदा जो हमें सुन रहा है, अगर वो कुछ छोटी सी चीज़ भी यहाँ पर स्टार्ट कर ले तो अपने गाँव, अपने कस्बे के लिए कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। और छोटे छोटे कम लोग इस तरह जब स्टार्ट करेंगे, मैं एक बंदा हूँ, सही है, या मैं शाहरुख, हम 2 बंदे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया और हमारे साथ इस टाइम पे तकरीबन 150-200 लोग उनसे लेके आए। अगर हम जैसे 100 लोग आ गए तो 100 लोगों को आप 100 से 200 से मल्टीप्लाई करें तो दैट्स लाइक 20,000। बिल्कुल अच्छा। 20,000 की एम्प्लॉयमेंट, 200 लोग और 20,000 की एम्प्लॉयमेंट। आई होप आई एम डूइंग द मैथ्स राइट नाउ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फ्यूचर गोल्स आपके अब क्या हैं? क्योंकि नियर पीयर्स को लेके आपके क्या प्लान्स हैं आगे? आप क्या इसमें मज़ीद एनहेंसमेंट करना चाहते हैं? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। फ्यूचर गोल्स पे बड़ा ज़बरदस्त आजकल जो है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए फ्यूचर, पहले प्रेजेंट को अगर थोड़ा सा देख लेना अली, पाकिस्तान में नॉर्मली लोगों को लगता है, मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू भी लोगों को इस बात पे एजुकेट करना चाहूँगा, लोगों से जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बजट कहाँ पर लगता है, आपको क्या लगता है? सबसे ज़्यादा बजट तो जो है वो हेल्थ पे लग जाता, वैसे लगता नहीं है लेकिन लगना चाहिए, एजुकेशन और लेकिन हेल्थ लगता कहाँ पर है? ज़्यादा लोग ये जवाब देते हैं कि डिफेंस पे सबसे ज़्यादा डिफेंस पे लगता है। ठीक बिल्कुल है, ऐसा है। जबकि ये हकीकत नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो बजट है वो एजुकेशन पे लगता है। ये नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि डिफेंस इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब फेडरेशन आती है हर साल तो वो एक बजट अनाउंस करती है, उसमें ऐसा ही लगता है कि यार डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया। एजुकेशन हाउ एवर इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। वो प्रोविंसेस का, पंजाब का अलग बजट होगा, बलूचिस्तान का अलग होगा। अगर आप उन सब के बजट को सुने, उन सब के एजुकेशन बजट को निकालें, उसको क्लब टुगेदर करें, तो आपको नजर आएगा कि फेडरेशन के डिफेंस के बजट के करीब या तकरीबन उससे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन का बजट है। सही। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रॉप आउट रेट अभी भी, पाकिस्तान में हम इतनी यंग पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आबादी, और हमारी 11 करोड़ की आबादी 22 साल से कम उम्र की है। सही।
जिसको किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन 11 करोड़ में से 5 करोड़ बच्चे गायब हैं। कोई मैकेनिक की शॉप पे है, कोई कहाँ पर है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई स्किल वगैरह नहीं ले रहा। आप लोगों का कासिम अली शाह फाउंडेशन का ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि यार लोगों को बुलाना, उनको स्किल्स देना, उनकी ग्रूमिंग करना, लेकिन आप देना चाह रहे हैं, मैं देना चाह रहा हूँ, लोग लेना नहीं चाह रहे, अवेयरनेस अभी भी नहीं है। अच्छा, जो 5 करोड़ बच्चे अभी स्कूल के अंदर है, 70% बच्चा आज भी पाकिस्तान में प्राइमरी मतलब 5वीं के बाद ड्रॉप आउट कर जाता है। 50% बच्चा आज भी मैट्रिक और एफएससी के अंदर फेल कर जाता है। और पास होना कितना आसान है, 33% नंबर लो, पास हो जाओ। मतलब अभी भी आधा बच्चा 33% नंबर तक नहीं ले पा रहा। ये अलमिया हमारे मुल्क का। तो मेरा जो फ्यूचर गोल है वो है कि ऑनलाइन एजुकेशन को यूज़ करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मैं चाहता हूं कि बच्चा चाहे जहाँ मर्जी है, वो जिस मर्जी कस्बे में है, जिस मर्जी शहर में है, जिस मर्जी गांव में है, अगर वहाँ इंटरनेट है, अगर वहाँ पर फ़ोन है, अगर उसका बाप ये भी कहता है बच्चे का कि यार तू मैकेनिक की दुकान पे जाकर बैठ, क्योंकि तू एटलीस्ट दिहाड़ी तो बना कर लाता है 200-300 रुपए की, स्कूल में जाना तो नुकसान है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा जाए मैकेनिक की शॉप पे। लेकिन मैकेनिक की शॉप पे काम करते हुए जिस टाइम पे उसके पास फ्री टाइम है ना, तो हेडफोन लगाकर वो अपनी 8वीं 9वीं मैट्रिक की तालीम मुकम्मल कर ले, ताकि वो आगे जा सके। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई नहीं स्कूल जाओ, जा सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है, नहीं जा सकते तो रियलिटी हमारी ये है कि बस नहीं जाना आपने। तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है, अगला जो 10-20 ईयर्स का जो मेरा बहुत बड़ा मकसद है वो ये है। और दूसरा जो इसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना जो है ना, वो मेरा ख्याल है इज़ द की। इंटरेस्ट लेवल, मेरे बहुत सारे ख्वाब है फॉर द, मैं कहता हूँ कि यार हमारी ऐप इतनी ज़बरदस्त हो कि हम बच्चों को पढ़ने के पैसे दें, बजाय कि उसमें पैसे लें। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको किसी तरह से पॉकेट मनी दें उस बात की। ठीक है, मेरा एक ये बहुत बड़ा ड्रीम है। फिर इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ें भी जिसमें ऊपर मैं आज के काम कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि यार बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, हमारा मुल्क में बच्चा अली इंस्टाग्राम शौक से यूज़ करता है, स्नैपचैट शौक से यूज़ करता है, फेसबुक पढ़ाई की बारी आती है, बच्चा कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ाई को बोरिंग बनाया है। अब न्यूटन का जो 3 लॉज हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, रॉकेट उड़ना, मार्स का चक्कर लगाना, चांद पे हम कैसे गए, इन सब में न्यूटन के लॉज हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ाने की बारी आते हैं, टिपिकल स्टाइल हम कहते हैं भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये डेफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर की किताब उठाकर, कंप्यूटर कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, उसको भी बोरिंग किया हुआ है। बोरिंग बच्चों को सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी, आइए सिस्टम्स का टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम की एक डेफिनेशन है। एक बच्चा बैठ के अ सिस्टम इज अ, मैंने एक बच्चे को देखा वो कैसे पढ़ा था, ये एक सिस्टम होता है, दिस इज अ सिस्टम, ये पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन ये लिखनी है, तीसरी, 3 लाइनें होगी, 3 नंबर मिल जाएंगे, कहानी खत्म। इस तरह से अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात उनको बोरिंग लगेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं नियर पीरियड के ऊपर अपनी एजुकेशन, अपनी वीडियोस, हर चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊं इंशाल्लाह कि बच्चा देखे तो बच्चा बोले कि यार हाँ मज़ा आ रहा है, इस चीज़ को देखने का मज़ा आ रहा है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनके लेक्चर्स को, उनकी वीडियोस को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कासिम अली शाह साहब और उनकी फाउंडेशन, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल लेवल पर भी और फाउंडेशन लेवल के ऊपर भी दोनों। मेरे ख्याल से हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो प्रोफेसर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो मेरे वालिद साहब ने जब कहीं पर लेक्चर्स वगैरह देने होते हैं, उसके अंदर उनका मोटिवेशंस वगैरह भी देनी होती हैं, तो वो हमेशा कंसल्ट करते हैं पहले कासिम अली शाह साहब के लेक्चर्स को कि वो किस तरह से बात करते हैं, कहाँ से रेफरेंसेस वगैरह निकालते हैं। मैं अपनी बात भी करूँ तो उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। कोई भी टॉपिक मैंने कहीं डिलीवर करना होता तो मैं सोचता हूँ कि यार पहले ज़रा उनको सुन लेते हैं। तो इंस्पिरेशन वो डेफिनेटली हम सब के लिए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे एक दफ़ा तब हुई थी जब मैं एक दफ़ा एक बंदे से UPSC करवाने गया था। एक दुकान पे बंदा बैठा हुआ था, तो उसके पास मैं गया तो उसने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ और यूट्यूब के ऊपर वो जो है कासिम अली साहब के जो है वो लेक्चर्स वगैरह सुन रहा था। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये बंदा जो इस शॉप पे बैठा हुआ है, जिसने तालीम आगे कंटिन्यू नहीं करनी, जिसने किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाना, जिसने किसी कॉलेज नहीं जाना, उसे सिर्फ इस दुकान पे रहना है, वो कासिम साहब को सुन के अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें अपने डाल रहे हैं। उनकी ये वाला लेक्चर था कि फॉर एग्जांपल बच्चों की परवरिश या जवानी में क्या बच्चों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, इस तरह के लेक्चर जो हैं वो सुनकर अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी पाकिस्तान के अंदर। बाकी फाउंडेशन की अगर हिसाब से बात की जाए तो आई रियली लव्ड कि आप लोग जो हैं किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, फिर उनके साथ मिलकर आप जो है बच्चों को फिज़िकली बुलाना, उनके ऊपर काम करना, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर। आई थिंक पाकिस्तान में इट इज़ मच नीडेड। तालीम तो मेरी आप भी देने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन तालीम के साथ तरबियत,
जो घर से भी अभी नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे वो आपकी फाउंडेशन दे रही है। आई थिंक इट्स वंडरफुल एंड दिस शुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग विदाउट एनी ब्रेक और पॉज। थैंक यू सो मच अमार अली यूब साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इदारे को बहुत तरक्की दे। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए कि किस तरह अगर कुछ लोग इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएँ और बिज़नेस करें और एजुकेशन वाली साइड पे काम कर लें, तो ये मल्टीप्लाई होके चीज़ें एक्सटेंड होके माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा आप भी डाल सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में इकॉनमी को, पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।